हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज इकाई 6 लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है। इस इकाई 6 के अंतर्गत हिंदी उपन्यास का टॉपिक लगा है, जिसमें हम आज राग दरबारी उपन्यास को विस्तार पूर्वक देखेंगे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल का जन्म लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे के निकट अजरौली ग्राम में 31 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ। श्रीलाल शुक्ल के पिता पंडित ब्रज किशोर संस्कृत, उर्दू, हिंदी आदि भाषाओं के जानकार थे। ये एक सामान्य कृषक थे। श्रीलाल शुक्ल के दादा पंडित गदाधर प्रसाद शुक्ल संस्कृत, हिंदी, उर्दू एवं फारसी के अच्छे जानकार तथा संगीत प्रेमी थे। श्रीलाल शुक्ल की माताजी एक कुशल गृहिणी थी, लिखने पढ़ने का शौक रखती थी। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा कि जब मेरी माँ 57 साल की थी, उस समय मैंने उन्हें राइफल चलाना सिखाया था और उनका निशाना भी अच्छा खासा हो गया था। श्रीलाल शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज कस्बे में हुई थी। तत्पश्चात कन्याकुब्ज कॉलेज कानपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। चलिए राग दरबारी उपन्यास को देखते हैं विस्तार पूर्वक। राग दरबारी उपन्यास। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी का लेखन 1964 ईस्वी के अंत में शुरू किया और 1967 ईस्वी में समाप्त किया। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ तथा 1970 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1968 में दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में भी लाखों लोगों द्वारा पसंद किया गया। यह एक वृहद उपन्यास है, तकरीबन 425 पृष्ठों की, जिसमें कोई एक घटना अथवा सीमित पात्र न होकर आज़ादी के बाद का समस्त भारत समाया हुआ। इस उपन्यास के बारे में स्वयं श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है, जो पिछले 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नए नारों के बावजूद निहित स्वार्थी और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के समान घिसट रही है, उस जिंदगी का दस्तावेज है। राग दरबारी उपन्यास के बाद रंगनाथ वेदजी, बेला, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, प्रिंसिपल साहब, जोगनाथ शनिचर, लंगड़ मास्टर, मोतीराम, रामधीम, भिक्कम खेड़वी, खन्ना मास्टर, गयादीन, छोटे पहलवान, कुशहर प्रसाद, कलिका प्रसाद 35 अंशों या अध्यायों में विभक्त राग दरबारी उपन्यास रिपोर्ताज शैली में रचित है। इसकी कथा ग्राम्य अंचल से संबंध होने के बावजूद भी यह आंचलिक उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास 60 उत्तरी व्यंग्य उपन्यासों की परंपरा में मिलकर पत्थर है और इसे हिंदी उपन्यासों की ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं का ऐसा तेजाबी और व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम हुआ। राग दरबारी उपन्यास वस्तुतः व्यंग्य विधा की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। संपूर्ण उपन्यास में व्यंग्य की वैगानी के साथ जीवन के विविध क्षेत्रों की विसंगतियों की ऐसी तीक्ष्ण अभिव्यक्ति, दूषित व्यवस्था के विरुद्ध ऐसा तीव्र आक्रोश मूलक स्वर अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इस उपन्यास में परिवेश की विसंगतियों, व्यवस्थाओं के प्रहारों और राजनीतिक तथा सामाजिक विद्रूपताओं का पूरा दस्तावेज अंकित है। इसमें स्वतंत्र भारत के गांवों की बदलती तस्वीरों बड़ी बेबाकी के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास राष्ट्र व्यापी अराजकता और अव्यवस्था के प्रतीक
कथा तथा विद्वताओं का महाभारत है। इस उपन्यास में गांव के सारेपन या सैलानीपन की नज़र में नहीं देखा गया है। उपन्यास में पुरानी सड़ी गली परंपराओं, अंधविश्वासों एवं रीति रिवाजों पर व्यंग्य किया गया है। इस उपन्यास का कथानक और उसकी समस्त घटनाओं के केंद्र सिपालगंज है, जो आम देहात जैसे गांव है जिसे टाउन एरिया नहीं कहा जा सकता। यह सिपालगंज उत्तर प्रदेश के अवधी भाषा क्षेत्र का प्रांत है। उपन्यास की शुरुआत वेद जी के भांजे रंगनाथ से होता है, जो अपने शोध कार्य एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए मामा के पास आता है और वह इतिहास विषय में MA कर चुका है। सिपालगंज स्वतंत्र उत्तर भारत के विकृत और पतन उन्मुख गांवों का प्रतीक है, जहां कस्बा नुमा गांव है, इंटर कॉलेज है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है, ग्राम सभा है, सहयोग समिति है और शराब घर भी। उपन्यास के मुख्य पात्र वेद जी है। ये सारे गांव की प्रगति और विकास के प्रवर्तक तथा संरक्षक हैं। ये अवसरवादी नेताओं के प्रतीक के रूप में वर्णित हुए हैं। वेद जी इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कॉलेज की अर्थव्यवस्था आदि सभी बातें उनके इशारे पर ही होती है। वेद जी का एक पेशा वेधक का भी है। उसने रोग को 2 वर्गों में बांट रखा, प्रकट रोग और गुप्त रोग। वेद जी के दवाखाने का यह विज्ञापन था, जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। वेद जी कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और इसमें होने वाला गबन इन्हीं की देखरेख में होता है। स्थानीय नेता, सरकारी कर्मचारी तथा दरोगा वेद जी के हाथ की कठपुतली की माफिक है समझता। वेद जी की व्यक्तित्व और में स्वार्थपरता, अवसरवादिता, झूठे आश्वासन, कुर्सी प्रेम, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, गुटबंदी आदि सभी सामाजिक एवं मानसिक विकृतियां भी हुई है। वस्तुतः वेद जी उन राजनेताओं के प्रतीक है जिन्होंने अपने काले कारनामों से जनतंत्र और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को विकृत और विद्रुप्त बना दिया है। सिपालगंज में जो कॉलेज है उसका नाम छंगालाल इंटरमीडिएट कॉलेज है। इस कॉलेज में होने वाले गुटबाजी, चुनावबाजी, प्रबंध समिति, प्रिंसिपल की कार्यनीति, मास्टरों के पढ़ाने की नीति पर शुक्ल जी ने करारा व्यंग्य किया है। कॉलेज के विज्ञान के मास्टर मोतीराम, जो BSc पास थे, पढ़ाने में कम और अपनी आटा चक्की पर ज़्यादा ध्यान देते थे। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चर थे, किंतु बच्चों की रुचि इस विषय में बिल्कुल ना थी। इनके क्लास में बच्चे पत्र पत्रिकाओं और जासूसी किताबें पढ़ा करते थे। वेद जी का बड़ा बेटा बद्री पहलवान के साथ गुंडों का नेता या अगुआ था। गांव में गुंडागर्दी फैलाना, पिता के षड्यंत्रों में सहयोग करना, लाठी एवं गुंडों के बल पर कोई भी कार्य कराना आदि इसका काम है। रूपन बाबू वेद जी का 18 वर्षीय छोटा बेटा है, जो 10वीं क्लास में लगातार 3 वर्षों तक अध्ययन करता रहता और फेल होता रहा है। रूपन रंगीला, छात्र नेता, गुंडागिरी करना इसके पैदाइशी पैसा है। उपन्यास की एकमात्र स्त्री पात्र गया दिन की लड़की बेला को रंगीला रूपन प्रेम पत्र लिखता है। रंगनाथ इस उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है, जो सिपालगंज के जिंदगी को तटस्थतापूर्वक देखता है। रंगनाथ हमारे देश के निष्क्रिय बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो विवेकशील होकर भी विद्रुपताओं के प्रति मौन एवं तटस्थ बना रहता है। कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से आधुनिक संस्था प्रमुखों की आर्थिक विपन्नता और पारिवारिक बोझ की चक्की में पिसने वाले व्यक्ति का चरित्र खींचा गया। बेला गया दिन की कुंवारी कन्या, जो यौनाचार की स्वच्छंद प्रतिमा है अथवा काम स्वतंत्र का प्रतीक है। वह सिनेमा की शैली में पत्र लेखन करती है। कुंवारी रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद लेती है। बेला, जो उपन्यास की एकमात्र स्त्री पात्र है,
के माध्यम से शुक्ल जी भारतीय समाज के नारी जगत की विवाह प्रथा, दहेज समस्या, प्रेम आदि बातों को उद्घाटित किया है। उपन्यास का एक पात्र जोगनाथ भी स्थानीय गुंडा है जो हमेशा नशे में रहता है। शनिचर वैद्य जी का नौकर है। इसका असली नाम मंगलदास है। राग दरबारी में यह दिखाया गया है कि हमारा लोकतंत्र ऐसी चीज़ है जो बदन पर महज एक जंघिया धारण करने वाले शनिचर को ग्राम प्रधान भी बना सकता है। बस उसकी एक शर्त है कि प्रधानी पूर्व और प्रधानी बाद भी पूरी आस्था के साथ वैद्य जी की बैठकी में भांग पीसता रहे। लंगड़ का असली नाम लंगड़ प्रसाद है। यह आम आदमी का प्रतीक जब भ्रष्ट तंत्र का शिकार होता है और अपने सरल स्वभाव के कारण उसे तंत्र के आगे झुकता रहता है। वस्तुतः लंगड़ सैद्धांतिक सत्य और धर्म की लड़ाई लड़ने वाला, देश की न्याय प्रणाली में आस्था और श्रद्धा रखने वाला एक ईमानदार व्यक्ति जिसे गांव के लोग महामूर्ख, जाहिर और बेवकूफ़ समझते हैं। गया दिन कॉलेज प्रबंध समिति का उपसभापति और सूदखोर बनिया है जो परिस्थिति के अनुसार कार्य करने में माहिर है। यह भाग्यवादी और निराशावादी व्यक्ति है। खन्ना मास्टर प्रिंसिपल का विरोधी होने के कारण दोनों में हमेशा शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती है। कुटिल एवं मक्कारी प्रवृत्ति वाला खन्ना व्यंग्य एवं अशिष्ट भाषा का भी खूब प्रयोग करता है। रामधीन विक्रम खेड़वी सिपालगंज से सटा गांव विकनखेड़ का रहने वाला है। यह वैद्य जी का जबरदस्त विरोधी है। कलकत्ता में अफीम का कारोबार करता है जिसके कारण 2 वर्ष का कारावास भी होता है। रामधीन विक्रम खेड़वी भ्रष्ट राजनीति का प्रत्येक अध्यापक वैद्य जी का विपक्षी होने के कारण इसे प्रतिनायक भी कहा जा सकता। राग दरबारी उपन्यास में नायक की बात की जाए तो इसका नायक सिपालगंज का परिवेश हो सकता है, कारण सारी घटना इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। राग दरबारी उपन्यास के अंत में रघुनाथ को प्रस्तुत किया गया। इस उपन्यास के शीर्षक राग दरबारी प्रतीकात्मक है। यह शीर्षक आज़ादी के पश्चात भी हमारे देश में पल रही है उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें हमारे सभी मूल्य चकनाचूर हो गए थे। प्रतीक का एक उदाहरण ये है। मदारी जहन्नुम में जाने के बजाय वहीं जोर जोर से गाने लगा था और उसकी डुगडुगी अब नई ताल पर बज रही थी। कुछ दूरी पर कुत्ते दुम हिलाते, कमर लपलपाते भौंक रहे थे। लड़के घेरा बांधकर खड़े हो गए थे। दोनों बंदर मदारी के सामने बड़ी गंभीरता से मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और लगता था कि वे उठेंगे तो भारतनाट्यम के नीचे नहीं नाचेंगे। उपरोक्त गद्यांश में वैद्य जी मदारी, शनिचर और प्रिंसिपल कुत्ते, रंगनाथ और रूपन बंदर के प्रतीक हैं। राग दरबारी की रचना प्रक्रिया के बारे में स्वयं श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि किताब लिखना दिमाग के लिए कठोर और शरीर के लिए कष्टप्रद कार्य है। इस उपन्यास की भाषा आंचलिक के तत्व है। उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में बोले जाने वाले बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है। कई जगह तो सीधे साधे अवधी भाषा में ही किए गए वार्तालाप को उद्धृत किया गया है। राग दरबारी के बारे में विद्वानों की राय। डॉक्टर गोपाल राय। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बानुमा गांव सिपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। नेमी चंद्र जैन का कथन, आज के भारतीय जीवन की विभिन्न स्थितियों के प्रभावी चित्र राग दरबारी में है जो हमारी अति परिचित अनुभव को फिर से ताज़ा कर जाते हैं। डॉक्टर राम दशरथ मिश्र का कथन, आज की राजनीति ने भारतीय गांवों की जिंदगी को कितना तोड़ दिया है, उसमें कैसे कैसे अजनबी स्वर उभार दिए हैं। लेखक ने बहुत सहज भाव से इस अर्थात को मूर्त किया है। डॉक्टर चंद्र भानु सोनवर्णे का कथन, श्रीलाल शुक्ल ने सिपालगंज की प्रवृत्तियों का उद्घाटन अपना उद्देश्य
समझा है। अतः मनुष्य के मन के भीतर छिपे हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं को संवादों के माध्यम से उद्घाटित कर खोखले मनुष्य के कृत्रिम रूप को उजागर किया है। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन, राग दरबारी जैसे उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल को इतने देर से ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए ज्ञानपीठ अकादमी को पश्चाताप करना होगा। ज्ञानपीठ इसकी पश्चाताप की हकदार है। राग दरबारी उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। ऐसा कौन सरकारी यूनियन है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं? वेद जी का कथन, सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र है सबको ध्यानिए, समझो सबका काम करो और सबके काम लो। रूपन बाबू का कथन, उच्च शिक्षा रास्ते में पड़ी हुआ कुतिया है जिससे कोई भी लात मारकर निकल सकता है। स्वयं लेखक का कथन, विलायत का एक चक्कर लगाने के लिए यदि साबित करना पड़ जाए कि हम अपने बाप की औलाद नहीं है तो उसे साबित कर देंगे। प्रिंसिपल का कथन, जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें किसी खन्ना की जगह मिलेगी। प्रिंसिपल का कथन, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। रंगनाथ का कथन, कहाँ तो घास खोद रहा हूँ इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रंगनाथ का कथन, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, दो पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुँह मारता। मोतीराम का कथन, मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। वेद जी का कथन, हिंदुस्तानी छेला आधा उजला आधा मेला, घोड़े के लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती। चपरासी का कथन, तुम मझोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो, तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। रंगनाथ का कथन, यूनिवर्सिटी के हालात अस्तबल जैसे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के तत्तू हैं। मित्रों, इस टॉपिक से जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा था वह सभी समाप्त हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कृष्ण स्वाति का उपन्यास लेकर आ रहा हूँ। हरि ओम।